हेलो बच्चों, मैं पीएस सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का केमिस्ट्री का पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एमिनो एसिड के नाम दे रखे हैं। तो ये एकदम फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एमिनो एसिड के डायरेक्ट कोड याद होने चाहिए थे। अगर आपको एमिनो एसिड के डायरेक्ट कोड याद है तो आप इसको एक ही सेकंड में सॉल्व कर दोगे। तो इसको देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। तो हमें पता है कि एमिनो एसिड को 1 लेटर और 3 लेटर के कोड से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर जो एमिनो एसिड दे रखे हैं उनके नाम देख लेते हैं। आर्जिनिन को R से इंडिकेट करते हैं, एस्पार्टिक एसिड को D से इंडिकेट करते हैं। तो ये कुछ एमिनो एसिड है, इनके आपको कोड डायरेक्ट याद होने चाहिए थे। तो अगर आपको इनके दोनों के कोड याद थे तो आप ऑप्शन देख करके तुरंत सॉल्व कर सकते थे। आर्जिनिन को N से इंडिकेट करते हैं और एलेनिन को A से इंडिकेट करते हैं। तो ये एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा करने को नहीं था। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाता है। Question formation of which of the complex among the following is not a confirmatory test of Pb2 plus ion? जो जिससे लेड का प्रेसिपिटेट बन रहा होगा वो कंपाउंड टेस्ट के लिए यूज होगा, और जो प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा होगा वो टेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। तो देखिए, लेड का जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट किसी के भी कभी भी प्रेसिपिटेट होते ही नहीं है, इसलिए लेड का नाइट्रेट तो सॉल्युबल है। लेड का सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट है, लेड का क्रोमेट येलो प्रेसिपिटेट है, लेड का आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट है। तो आपका आंसर लेड का नाइट्रेट हो गया। दैट विल बी द आंसर। उसने पूछा है नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर Pb2 प्लस आयन, सो दैट विल बी लेड नाइट्रेट। ये आंसर लिखा हुआ है इसका। क्वेश्चन है on the screen, the volume of 0.02 m aqueous HBr required to neutralize 10 ml of 0.01 m aqueous BaOH2 is। मतलब आपको क्या करना है, 0.02 m aqueous HBr, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम डिटरमाइन करना है। ठीक, उसका न्यूट्रलाइजेशन करना है किससे, 0.01 m एक्वस BaOH2। दिस इज BaOH2 का कितना है, 10 ml है। दिस इज एसिड, दिस इज बेस। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो आपको फाइनली करना क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या फिर नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट क्या कर दो, इक्वल कर दो, बराबर कर दो। सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इक्विवेलेंट भी देख सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट भी देख सकते हैं। हम मिली इक्विवेलेंट से करने वाले हैं। देखो आप, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HBr इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ BaOH2, BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो M1N1 मोलिरिटी ऑफ HBr, N फैक्टर ऑफ HBr इज इक्वल टू 1 होगा। मोलिरिटी आपको 0.02 गिवन है और वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। किसका, HBr का वॉल्यूम ही तो कैलकुलेट करना है। देखे आप इस क्वेश्चन में, ये देखो HBr का वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आप देखेंगे आपको मिली इक्विवेलेंट ऑफ BaOH2, इसकी मोलिरिटी आपको गिवन है, N फैक्टर 2 हो जाएगा, वॉल्यूम आपको 10 गिवन है। आप इसको सोल्व करेंगे, V1 इक्वल टू 10 ml आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे V1 इक्वल टू कितना आंसर आ गया इसका, 10 ml आंसर आ गया और इसका आंसर जाएगा 2। रेडॉक्स का क्वेश्चन है और आपने सही किया होगा। ठीक है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। टाइट्रेशन का, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन सबसे इजी यही पड़ता है। टाइट्रेशन जब भी पढ़ाते हैं ना तो इसको जरूर पढ़ाते हैं, यहाँ पर भी पढ़ाते हैं, और यदि अपन बात करें आयनिक इक्विलिब्रियम पे, वहाँ पे भी अपन इसकी बात करते हैं। This is the question next. Group 13 element reacts with the oxygen in a amorphous form of their to form a oxide of type M2O3. M is a metal. Which among the following is most basic? ऊपर से नीचे आने पर बेसिक नेचर जो है वो
इंक्रीज होता है। मेटल के ऑक्साइड्स में बेसिक नेचर ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होता है। तो आपका B2O3 एसिडिक नेचर का होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोट्रिक नेचर का होता है, ये गैलियम ऑक्साइड भी एम्फोट्रिक नेचर का होता है, और थैलियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक नेचर का होगा। सो दिस विल बी द आंसर। द IUPAC नेम ऑफ K3CO C2O4 थ्राइस। इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर पॉजिटिव आयन है, तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन को लिखा जाएगा, उसका नंबर नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे पोटेशियम, फिर लिखेंगे ट्राई ऑक्सिलेटो, फिर लिखेंगे कोबाल्टेट, क्योंकि बाहर पॉजिटिव आयन है तो ये जो मेटल है इसके लैटिन नाम में ATE लगेगा, सो इट विल बी कोबाल्टेट। देन इस ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3, सो इट विल बी 3। सो पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट थर्ड, दिस विल बी द आंसर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिजिकल केमिस्ट्री का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो अपनी 6 अप्रैल वाली जो सेकंड शिफ्ट है उसका फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज A0, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट के अंदर डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, और पता है आपको यहाँ पर A0 इज इक्वल टू आपको गिवन है 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, और यहाँ पर आपको पता है कि r रेडियस ऑफ ऑर्बिट n² अपॉन z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है कि नहीं होता। तो आप यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, A0 लिख देंगे, और ये n लैम्डा सोल्व कर दो, n से n उड़ जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू n की वैल्यू कौन सी है 3, A0 इज इक्वल टू लैम्डा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 6 पाई A0। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप एक मॉडरेट क्वेश्चन मान सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसका सॉल्यूशन देख भी सकते हैं, और ये भी आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पेस्टिसाइड्स को पहचानना है कि कौन कौन से पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में काम आते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा करने को नहीं है। यहाँ पर हमारे पास में DDT दे रखा है, तो DDT पेस्टिसाइड होता है, हमको पता है, और एल्ड्रीन पेस्टिसाइड होता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। तो ये भी क्वेश्चन एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ खास करने को हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री का, वो है फ्रॉम द फिगर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी गिवन बिलो आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या गिवन है, ए का एडजॉर्प्शन सबसे पहले होता है, फिर बी का एडजॉर्प्शन, फिर सी का एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन किसका होगा, पहले एडजॉर्प्शन उसका होगा जिसके अंदर वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स क्या होंगे, हाई होंगे, या फिर उसकी पोलैरिटी क्या होगी, हाई होगी। मतलब यहां पर पोलैरिटी क्या होगा, ये मैक्सिमम पोलर होगा, और ये क्या होगा, मिनिमम पोलर होगा। क्लियर है? अब देखो, कंपाउंड C इज मोर पोलर देन A। C इज मोर पोलर, C की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट का सिलेक्शन करना है, तो डेफिनेटली आपको ये वाला स्टेटमेंट आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट। कंपाउंड A इज लीस्ट पोलर। लीस्ट पोलर नहीं है, मैक्सिमम पोलर है वो। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैक्सिमम पोलर है तभी तो उसका एडजॉर्प्शन सबसे पहले हुआ। पोलैरिटी ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो एडजॉर्प्शन भी इजीली हो पाएगा, सबसे पहले होएगा। क्लियर है? तो यहां पर कंपाउंड A इज लीस्ट पोलर इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज मैक्सिमम पोलर। तो ये वाला भी आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देना है, तो ये वाला भी सही जाएगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट का सिलेक्शन करना है। A एंड B इनकरेक्ट मिल चुके हैं, अब C देखते हैं। कंपाउंड B comes out from the column before C and after A। कंपाउंड B comes out, अच्छा पहले कौन
बाहर आएगा, पहले कौन बाहर आएगा वो कम्स आउट, मिनिमम पोलर होगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वीक अट्रैक्शन फोर्स है, वीक अट्रैक्शन फोर्स है। जैसे आपने कोई ऊपर से सॉल्वेंट डाला, कहां से? यहां से सॉल्वेंट डालेंगे, यहां से सॉल्वेंट डालते क्या होगा, ये कौन सबसे पहले बाहर आना चाहिए? जो वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स से बॉन्डेड है। कौन वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स से बॉन्डेड है? आपके पास देख सकते हैं जिसकी पोलैरिटी मिनिमम है। तो सी को सबसे पहले बाहर आना चाहिए, फिर बाहर आना चाहिए किसको? बी को, सबसे लास्ट में बाहर आना चाहिए ए को। क्लियर है? ठीक है। कंपाउंड ए स्पेंड मोर टाइम इन द कॉलम, हाँ सबसे लास्ट में बाहर आएगा ना ए, तो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा कौन? ए। ये वाला स्टेटमेंट सही है जिसका सिलेक्शन आपको नहीं करना। क्लियर है? और कंपाउंड सी, ये देखिए सी स्टेटमेंट पढ़ें, कंपाउंड बी कम्स आउट द कॉलम बिफोर सी, सी से पहले बार थोड़ी आएगा, सी से पहले बार थोड़ी आएगा, सी सबसे पहले बार आएगा क्योंकि वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स है, फिर बी बार आएगा, सबसे लास्ट में ए आएगा। सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कौन करेगा? ए करेगा। सबसे कम टाइम स्पेंड कौन करेगा? सी करेगा। क्लियर है? आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। देखो यहां पर ये है आपके पास एडजॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड, यहां पर आएगा अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना? क्लियर है? पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पेंड टाइम ऑफ कॉलम, जितनी ज़्यादा पोलैरिटी है, ए के ज़्यादा पोलैरिटी है तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा और सबसे लास्ट में बाहर आएगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है? तो आपको पता चल गया कि ए बी सी जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ए बी सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उसी का सिलेक्शन करना है और ए बी सी के लिए आपका आंसर क्या जाना चाहिए? 2। क्लियर है? आपको पता है ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये एडजॉर्प्शन से रिलेटेड है, क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड है और ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा इजी वे में। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, पॉजिटिव आयन का साइज जितना छोटा होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। आपसे यही पूछा है, हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसमें सबसे छोटा साइज आपका बेरिलियम 2+ दिख रहा है, इसलिए दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक स्ट्रेंथ। हमको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को पहचानना है। तो हमारे पास में 4 फिनॉल दे रखे हैं। चारों फिनॉल में देखते हैं, पहला प्रॉपर फिनॉल है, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा हुआ नहीं है, हर तरफ हाइड्रोजन ही है और एक ऊपर OH लगा हुआ है। यहाँ पर हम देखें तो मेटा पर क्लोरीन लगा हुआ है, मेटा पर Cl। थर्ड ऑप्शन में मेटा पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और फोर्थ ऑप्शन में मेटा पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। हमें पता होना चाहिए कि मेटा पोजीशन पर केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, आई इफेक्ट काम करता है, तो क्लोरीन का यहाँ पर -I काम करेगा, मिथाइल का +I इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इंडक्शन होता है, और NO2 का -I होता है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन 4 में ही हमारा आंसर होना चाहिए। तो अब हमें याद होना चाहिए कि NO2 का जो -I होता है वो Cl के -I से ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे रखा है और यहाँ लिखा हुआ है इसकी करानी रिएक्शन H3O+ के साथ में। H3O+ का मतलब होता है H+ एंड वाटर। तो यहाँ पर जो H+ है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो हमें ये पहचानना होगा कि इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक साइट एक पाई ऑर्बिटल है और एक OH है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, इसलिए OH जो होगा वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। पहला केस पता होना चाहिए कि पाई ऑर्बिटल और लोन पेयर में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है। तो हमें ये बात पता है कि जो लोन पेयर होता है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होंगे वो H+ पर अटैक करेंगे। ऑक्सीजन के लोन पेयर जैसे ही H+ पर अटैक करेंगे उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H+ पे अटैक किया। जैसे ही अटैक किया ये OH2O+ बन गया। मतलब ये क्या बन गया? एक गुड लिविंग ग्रुप बन गया, क्योंकि हमें पता है H2O+ जो होगा वो लीव करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल H2O का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए OH2O+ एक अच्छा
लिविंग ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर H2O का लॉस हो गया। H2O का लॉस होते ही हमारे पास में यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास में एक कार्बोकेटाइन आता है, वो यहाँ नहीं आना चाहिए, कार्बोकेटाइन यहाँ आना चाहिए। कार्बोकेटाइन आने के बाद में हम क्या करेंगे, इस कार्बोकेटाइन को मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, एक मिथाइल ग्रुप को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको बोलेंगे हम मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल शिफ्ट करते ही हमारे पास में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो पहले वाले कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल है। कारण है अल्फा एच। यहाँ पर अगर हम पहले वाले केस में अल्फा एच काउंट करेंगे तो हमें अल्फा एच दिखाई देगा 2, तो यहाँ पर 2 अल्फा एच है, अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद में जो कार्बोकेटाइन बना है वहाँ पर अगर हम अल्फा एच काउंट करेंगे तो हमें अल्फा एच दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में 3 अल्फा एच, यहाँ पर 3 अल्फा एच और 1 अल्फा एच, तो हमारे पास में हो गए टोटल 7 अल्फा एच हो गए। तो जो कार्बोकेटाइन बना है वो स्टेबल हो चुका है मिथाइल शिफ्ट के बाद में। इसके बाद में अभी भी इस मॉलिक्यूल में एक न्यूक्लियोफिलिक साइट और है, वो कौन सी है, ये पाई ऑर्बिटल। तो ये पाई ऑर्बिटल क्या करेगा, इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो पाई ऑर्बिटल ने पॉजिटिव पे अटैक किया। अटैक कैसे करेगा, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, हम माइनस को इस प्लस से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो हमारे पास में एक रिंग बन जाएगी। ठीक है, ये रिंग बनने के बाद में हमारे पास में फिर से एक कार्बोकेटाइन बनाया। जब इस मॉलिक्यूल को हीट किया जाएगा, हीट अप करते ही ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, BeCl2 एक ऐसा कंपाउंड है जो 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वो वेपर फेज में रहता है, मोनोमेरिक फॉर्म में रहता है, और 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वेपर फेज में रहता है जो कि डाइमेरिक फॉर्म है, और नॉर्मल टेम्परेचर पर वो सॉलिड फॉर्म होता है जो कि पॉलीमेरिक फॉर्म है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसका सॉलिड स्टेट में वो पॉलीमेरिक होगा, वेपर फेज में वो डाइमेरिक होगा, और एट वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज 900 डिग्री सेंटीग्रेड इट बी इन द मोनोमेरिक फॉर्म। सो वन पार्ट विल बी द आंसर, सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे। क्वेश्चन इज, आप देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन डेट गोज द फ्रॉम A to B इन 3 स्टेप्स शोन बिलो। आपको एक ग्राफ गिवन है, ठीक है ना, और ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट का सिलेक्शन करना है। देखो पहला स्टेप तो ये है, यहां से यहां पर गया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, और ये है आपके पास थर्ड स्टेप। क्लियर है। अब जब भी यहां पर ये इनिशियल रिएक्टेंट है तो ये क्या बनेगा, बीच में जो बनेगा उसको इंटरमीडिएट बोला जाता है। तो इसको आप इंटरमीडिएट फर्स्ट बोल सकते हैं। ये है आपके पास इंटरमीडिएट फर्स्ट, ये इंटरमीडिएट सेकंड, मतलब 2 इंटरमीडिएट बनना चाहिए, फर्स्ट इंटरमीडिएट और सेकंड इंटरमीडिएट। बात समझ पा रहे हो। इंटरमीडिएट वो होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब इनिशियल एंड फाइनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बीच में बनते हैं और वापस दूसरे जो अनदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है। तो 2 इंटरमीडिएट बनेंगे भाई। यहां पर ऐसा भी सोच सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं उसके इंटरमीडिएट नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल नंबर ऑफ स्टेप, जितने भी स्टेप हैं उसमें से एक माइनस कर दो आप, उतने ही तो इंटरमीडिएट बनेंगे। जैसे नंबर ऑफ स्टेप आपके पास 2 है तो इंटरमीडिएट 1 बनेगा। नंबर ऑफ स्टेप आपके पास कितनी है, 3 है। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर इंटरमीडिएट कितने आएंगे, 2। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट आने चाहिए आपके पास 2। ये ऑप्शन है आपके पास। आगे देखते हैं नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखो जो हाईएस्ट एनर्जी वाला जो स्टेट होता है ना उसको बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एसी यहां पर एक तो ये, पहला तो ये बन जाएगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा। 3 बनना चाहिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। यहां पर भी 3 आ रहा है, यहां पर भी 3 आ रहा है और यहां पर भी 3 आ रहा है। आगे देखो दे रखा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होता है जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है। अच्छा, स्लोवेस्ट कैसे पता लगाओगे? स्लोवेस्ट वो होता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, मैक्सिमम हो। तो रेट जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी के लिए होता है। बताओ सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी जिसके लिए होगी उसका रेट क्या होगा, मिनिमम।
आप देखो, मुझे यहां पे लग रहा है कि जो स्टेप सेकंड है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है इसकी, मैक्सिमम है। तो इसका रेट क्या होना चाहिए, मिनिमम, और वही क्या होनी चाहिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होनी चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा बैठ रहा है बताओ, फर्स्ट। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन भी, आप चेक करो, देखो ये ए और ये बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड और ये थर्ड। क्लियर है, बात समझ पा रहे हो, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, इंटरमीडिएट फर्स्ट और सेकंड, दो इंटरमीडिएट बनेंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 3 बनेंगे, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा। क्लियर है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। और अच्छा, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन अपन इसको मान सकते हैं, मॉडरेट कैटेगरी में आप इसको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट विच इज नॉट ऑब्टेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राइन सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है ना। तो ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है ना, एक्वस NaCl होता है, एक्वस NaCl। अच्छा, एक्वस NaCl का मतलब H2O प्लस NaCl दोनों होंगे। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो तो यहां से क्या बनेगा, H प्लस एंड OH माइनस बनेगा, और इसका भी यदि आप आयंस पे तोड़ोगे इसको तो यहां पर Na प्लस एंड Cl माइनस बनेगा। इन दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, दोनों में से आयनों का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है भाई। इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो दो पॉजिटिव आयन है आपके पास, H प्लस एंड Na प्लस। पॉजिटिव आयन कहां पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कौन सा वाला पॉजिटिव आयन जाएगा, वो वाला पॉजिटिव आयन जाएगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना, लूज करना होता तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अंदर जो टॉप पर आता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने जाता, लेकिन बात ही यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। तो जो नीचे आएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा है, हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज तो आप जानते हो ना, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे H प्लस जाएगा कहां पर, इलेक्ट्रॉन गेन करने, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन गेन करने कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा कहां पर, कैथोड पर। समझ रहे हो बात को। अच्छा, एनोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने जाएगा, कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा, तो Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी एनोड पर। कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। रिमेनिंग आयन कौन कौन से हैं, एक तो बचा है Na प्लस, दूसरा बचा है OH माइनस। दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, NaOH बना लेंगे। अच्छा, Cl2 गैस बन रही है कहां पर, एनोड पर। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन रही है, NaOH भी बन रहा है, लेकिन HCl तो कहीं पे भी नहीं बन रहा। तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए, ए जाना चाहिए। क्लियर है, देखो आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। देखो ब्राइन सॉल्यूशन ये है और इलेक्ट्रोलाइट आपके पास ये बनेगा, आप देख सकते हैं ये दोनों। कैथोड पर कौन जाएगा, H प्लस गया, Cl2 गैस निकाली। एनोड पर कौन जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, Cl2 गया और यहां पर Cl2 गैस रिलीज हुई, क्लोराइड जाते ही, ऑक्सीडेशन होते ही आपके पास ये NaOH बन जाएगा। आंसर क्या जाएगा, HCl। जो नहीं बन रहा वो क्या है, HCl है। क्लियर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर से आया हुआ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को आप इजी क्वेश्चन मान सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। This is the next question. Answer will be this gallium. Its melting point is 29 degrees centigrade, whereas its boiling point is 2400 degrees centigrade. So it will remain liquid in pure boiling water. So gallium will be the answer. Yes, this is the question. The complex NiCO4 and FeCO5, the metal have zero oxidation state. Yes, it is right. This statement is correct. The low oxidation state are found when a complex has a ligand capable of pi donor character in addition. ये गलत हो गया, ये पाई डोनर नहीं है, पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया है, क्योंकि वो लीगेंट पाई एक्सेप्टर है, ना कि पाई डोनर है।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मॉर्फिन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो मॉर्फिन क्या होता है? मॉर्फिन एक नारकोटिक ड्रग है, नारकोटिक एनाल्जेसिक है, और मॉर्फिन जो होता है वो पेन रिलीफ में काम आता है। तो ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि मॉर्फिन जो है वो पेन रिलीफ में काम आता है, ये बात तो ठीक है। क्योंकि मॉर्फिन एक नारकोटिक ड्रग है, इसलिए मॉर्फिन क्या करेगा? मॉर्फिन नींद प्रोड्यूस करेगा, स्लीप प्रोड्यूस करेगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ तक तो ठीक है, सही कुछ करेक्ट है, यहाँ पर पेन रिलीफ भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट स्लीप। बस यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमको गलत मानेंगे। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है जो मॉर्फिन होता है वो मॉर्फिन ओपीएम प्रोडक्ट होता है। तो ये कहानी एकदम सही है, ये एकदम परफेक्ट है। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में लिखा हुआ है कॉपर आयोडाइड, कॉपर का प्रोडक्ट लिख रखा है कुछ। हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिलहाल जो दे रखा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये हमें पता है कि हमेशा मिथाइल माइनस जो भी आर ग्रुप दे रखा होगा वो माइनस न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करेगा। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है? इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि जो मिथाइल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमें कॉपर भी दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले कंपाउंड के अंदर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे वो सारे के सारे हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। इस एग्जाम्पल में क्योंकि कॉपर दे रखा है तो कॉपर के साथ में ये रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जिस वजह से मिथाइल माइनस जो होता है वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। उसको बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। तो गिलमान रिएजेंट की वजह से ये मिथाइल माइनस जो होगा वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात थी, याद रखनी है हमको। इससे होगा क्या? इससे होगा ये, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता तो वो हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट, ये जो कार्बन है ये एक हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, इस पर अटैक करता। मिथाइल माइनस जो है वो हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक करता, यहाँ अटैक करता। क्योंकि यहाँ पर जो मिथाइल है वो हार्ड नहीं है, वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए मिथाइल जो होगा वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक साइट पर अटैक करेगा। तो मिथाइल ने जैसे ही सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक साइट पर अटैक किया, इस बॉन्ड को हम यहाँ ब्रेक करेंगे और इस O पर हम लगा देंगे नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा। आगे देखते हैं क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो देखिए मिथाइल ने क्या किया, मिथाइल ने सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक साइट पर अटैक किया, सॉफ्ट पे अटैक करके इस बॉन्ड को हमने वहाँ शिफ्ट करके O पे नेगेटिव कर दिया। रिएक्शन के आगे हमें यहाँ पर दिया हुआ है एन प्रोपाइल आयोडाइड। तो एन प्रोपाइल आयोडाइड के साथ में कैसे रिएक्शन होगी हम यहाँ देखते हैं। O नेगेटिव बन गया। O नेगेटिव क्या करेगा, ये इस तरह बॉन्ड ब्रेक करके कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। इस बॉन्ड को हम यहाँ ब्रेक कर सकते हैं, कार्बन पर नेगेटिव आएगा। जो कार्बन होगा वो क्या करेगा, वो यहाँ पर हमारे पास में SN2 रिएक्शन दे देगा। सिंपल है एकदम। ये एन प्रोपाइल पर अटैक करेगा, आयोडीन बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास में फाइनल हमारा आंसर हो जाना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट विथ थायोसल्फेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज अकर बाय द वैल्यू ऑफ 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो मीडियम विल फेवर द रिएक्शन। परमैंगनेट MnO4 माइनस, इट इज परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन, क्लियर है। परमैंगनेट आयन विथ थायोसल्फेट, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास ये जो कन्वर्ट होगा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डिफर बाई 3, तो MnO2 में जाएगा। ये कहां पे जाता है, न्यूट्रल मीडियम, ठीक है ना। एक्वस न्यूट्रल, एक्वस एसिडिक नहीं, बहुत एक्वस एसिडिक नहीं, एल्कलाइन मीडियम, बहुत एक्वस एसिडिक एंड न्यूट्रल मीडियम। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा चारों में से आपके पास वो कौन सा होगा। तो न्यूट्रल और वीकली
अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन स्टेट Mn चेंज बाय 3। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर एक्वस न्यूट्रल मीडियम आंसर आएगा। ये वाला क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पर एसिडिक मीडियम आ गया, इस वजह से नहीं गया। यहाँ पर ये क्यों नहीं गया? एक्वस एसिडिक आ गया, इस वजह से नहीं गया। यहाँ पर भी क्या आ गया? एसिडिक आ गया, इस वजह से नहीं गया। तो एक्वस, न्यूट्रल या वीकली बेसिक मीडियम के अंदर आपके पास ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है, जहां पर Mn+7 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। +4 के अंदर चेंज कितने का आ रहा है? चेंज आ रहा है वो 3 का चेंज आता है। चेंज देखा है अपन ने, मैग्नीट्यूड देख सकते हैं आप, ठीक है ना। रेडॉक्स का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि भाई एसिडिक मीडियम में +7 से 2 में जाता है, ठीक है ना। और न्यूट्रल जो मीडियम है या वीकली बेसिक मीडियम है वहां पर +7 से 4 में जाता है, 3 का चेंज आ रहा है। और स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम जो होता है ना उसमें +7 से +6 में जाता है, मतलब जो परमैग्नेट आयन है वो मैग्नेट आयन्स के अंदर कन्वर्ट होता है। क्लियर है? तो ये आंसर है फर्स्ट इसका, ठीक है। तो मुझे लगता है ये तो सभी का सही गया होगा, इतना तो सभी को पता है, ठीक है। चलो, थैंक यू। This is the next question. In this question, the element is not present in Nessler's reagent. Nessler's reagent is K2HgI4. Potassium is there, Hg is there, I is there. सिर्फ N नहीं होगा, so this 2 nitrogen will be the answer. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री का। ऑन द स्क्रीन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है 298 केल्विन पर। फॉलोइंग हाफ सेल के लिए आपको क्या गिवन है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है? देखो, नाइट्रेट आयन का जब रिडक्शन होता है तब इसके लिए ई नोड की वैल्यू इतनी है, कितनी है? 0.97 वोल्ट। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर वेनेडियम के लिए जो वेनेडियम +2 है उसके लिए गिवन है आपको इतनी सारी वैल्यू आपको सामने है ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल बी ऑक्सीडाइज बाय NO3 इन एक्वा सॉल्यूशन। ऐसे जो मेटल्स आपको गिवन है इसमें से कितनी मेटल है जो NO3 द्वारा ऑक्सीडाइज हो सकती है? बात समझ रहे हो ना? मतलब मेटल का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। NO3 द्वारा क्या हो सकती है? ऑक्सीडाइज। NO3 का क्या होना चाहिए? रिडक्शन। और मेटल का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो मतलब जो आपके पास नाइट्रेट आयन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, और जो भी मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कम, क्योंकि अल्टीमेटली रिडक्शन किसका होना है? नाइट्रेट का होना है। तो देख लो ना आप, जो भी मेटल है ना आपके पास उसमें से कितनी मेटल है, उन मेटल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। नाइट्रेट की क्या होनी चाहिए? ज्यादा। और मेटल के लिए क्या होनी चाहिए? कम। देखो यहां पर नाइट्रेट का भाई कितना है? 0.97 वोल्ट है। इसकी भी कम है साहब, ठीक है, इसकी भी कम है, और 0.97 है ना, हाँ इसकी भी कम है। इसकी तो ज्यादा हो गई, तो मतलब इसका नहीं हो सकता। बाकी 3 मेटल पॉसिबल है। मतलब यहां पर आपके पास मेटल ले लिया आपने और यहां पे नाइट्रेट ले लिया, बाद में क्या बनेगा? मेटल नाइट्रेट बनेगा। समझ पा रहे हैं बात को? मेटल नाइट्रेट बनेगा। ये जो मेटल नाइट्रेट बना तो यहां पर इसका तो क्या होना है? रिडक्शन। तो इसका क्या होना चाहिए? मोर रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, और इसका क्या होना चाहिए? लेस रिडक्शन पोटेंशियल। देन 0.97 वोल्ट। बात समझ पा रहे हैं? इसका लेस रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आपके पास ऐसी कौन कौन सी मेटल के लिए पॉसिबल है? एक तो पॉसिबल है वेनेडियम, Fe, Ag के लिए पॉसिबल है, Au के लिए पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ मेटल का आंसर आपके पास कितना जाना चाहिए? 3 जाना चाहिए।
क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और रिएक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आपके पास इजी, ठीक है। देखो आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है। मेटल है, ये नाइट्रेट है, जैसा कि मैंने आपको सॉल्यूशन कराया सेम वही है। ये मेटल है, नाइट्रेट के साथ मेटल नाइट्रेट बनाया, वही लेस रिएक्टिव मेटल जो है आपके पास कौन सी चली जाएगी, ऊपर की तीनों चली जाएगी। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म द फॉलोइंग वेयर द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कैन बी फाउंड इज। आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से आपको सिस्टम गिवन है जिसके अंदर बॉडी सेंटर्ड बीसीसी यूनिट सेल प्रेजेंट हो सकती है। ये आपको याद रखने वाला डाटा है। एमटीआर, जिसको एमटीआर वाले क्वेश्चन होते हैं ना जो आपको याद ही रखने होते हैं, मुझे तो रटो, ठीक है ना। तो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, आप देखेंगे बीसीसी प्रेजेंट इन क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक के अंदर प्रेजेंट होती है। 3 है भाई जहां पे प्रेजेंट होती है बीसीसी यूनिट सेल। आप समझ रहे हैं ना। टोटल यूनिट जो क्रिस्टल होते हैं ना वो 7 टाइप के होते हैं। 7 टाइप में से आपके पास यहां पर जो गिवन है क्यूबिक के अंदर है, टेट्रागोनल के अंदर है और ऑर्थोरोम्बिक के अंदर है। बात समझ पा रहे हो। हेक्सागोनल के अंदर भी नहीं होता, रोम्बोहेड्रल के अंदर, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक के अंदर बीसीसी यूनिट सेल। क्लियर है। इसका आंसर कितना जाएगा, 3 चला जाएगा, ठीक है। कौन सा, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। सॉलिड स्टेट का इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और बोला है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट के साथ में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मतलब कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर हम इन कंपाउंड को एक बार ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन, ऑल, ऑन, ऑल, ऑल, ऑल। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सारे के सारे जो कंपाउंड दे रखे हैं वो कौन से हैं, या तो हमको कीटोन दे रखा है या फिर हमें दे रखा है अल्कोहल। हमें पता है कि अल्कोहल कौन से अल्कोहल और कीटोन कौन से कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो एकदम ही सिंपल स्ट्रक्चर है। हमारे पास में जो कीटोनिक ग्रुप है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। कीटोन में ऐसा ग्रुप होना चाहिए। अल्कोहल कौन सा ग्रुप होना चाहिए, अल्कोहल में ऐसा ग्रुप होना चाहिए। बस आइडेंटिफाई करना, इनकी स्ट्रक्चर बनानी है। आईयूपीसी ने दे रखा है, इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बना करके हम देख लेंगे कि जिस जिस कीटोन में इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, और जिस जिस अल्कोहल में ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ऐसा ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो वो अल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसी है और कौन सा टेस्ट देगा। तो ये कुछ एग्जांपल इनकी स्ट्रक्चर में ड्रॉ करी है। तो यहाँ पर पहला कीटोन, इस कीटोन के इस तरफ मैंने बताया था आपको मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। एक तरफ तो मिथाइल होना चाहिए, दूसरी तरफ कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर एक तरफ मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ भी मिथाइल नहीं है, तो दोनों तरफ में से एक भी साइड मिथाइल नहीं है, मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला। नेक्स्ट अल्कोहल की बात करते हैं। तो यहाँ पर OH दे रखा है, मिथाइल दे रखा है और दूसरी तरफ भी मिथाइल दे रखा है। तो देखते हैं अल्कोहल के लिए कौन सी शर्त हमने देखी थी। तो अल्कोहल में देखो कार्बन पर एक मिथाइल होना चाहिए और कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी होना चाहिए। मिथाइल और हाइड्रोजन होना चाहिए और OH होना चाहिए। क्या ऐसा दे रखा है उस एग्जाम्पल के अंदर? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो अल्कोहल है ये कौन सा 3 डिग्री है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ये भी क्या करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल में, नेक्स्ट में हमें यहाँ पर दे रखा है OH, ठीक बात है, ये 2 डिग्री है, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा। हाइड्रोजन होगा तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। इसके बाद वाले एग्जाम्पल में ये OH है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दे रखा है और मिथाइल दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। इसके बाद नेक्स्ट में कीटोन दे रखा है और कीटोन के यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप दे रखा है, बिल्कुल ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। इसके बाद नेक्स्ट अल्कोहल दे रखा है, अल्कोहल के पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप भी है, तो ये भी एक आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो 4 हो जाना चाहिए। इनमें से 4 जो मॉलिक्यूल होंगे वो आइडोफॉर्म टेस्ट के साथ आइडोफॉर्म टेस्ट दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मॉलिक्यूल दे रखा है, उसका फॉर्मूला है C8H11N।
इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख रखी है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो हमें ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो मॉलिक्यूल है वो गैब्रियल थैलेमाइड से सिंथेसिस से प्रिपेयर करने का मतलब ये हो गया कि ये मॉलिक्यूल 1 डिग्री एमीन होना चाहिए, 1 डिग्री एमीन होना चाहिए। इसके आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये एरोमेटिक है, इसका जो नेचर है एरोमेटिक है। तो जब भी आपको इसके आइसोमर्स, हमें यहाँ पर करना क्या है, आइसोमर्स फाइंड करना है। अगर आइसोमर्स फाइंड करना है तो सबसे पहला हमको फाइंड करना होता है कि इस मॉलिक्यूल का DU फाइंड करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो DU कैसे कैलकुलेट करते हैं, DU कैलकुलेट फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है इसलिए H के साथ में माइनस में N कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, कार्बन कितना है, कार्बन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कार्बन हो जाएगा 8 + 1 माइनस हाइड्रोजन 11 माइनस 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे 9 - 5 बराबर 4। 4 आने का क्या मतलब है, 4 आने का मतलब जब भी किसी का भी DU ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में DU 4 आता है तो ये 4 इंडिकेट करता है कि इस मॉलिक्यूल में एक बेंजीन रिंग तो होगी ही। तो ये बेंजीन रिंग हम मान सकते हैं कि ये जो DU है ये बेंजीन रिंग को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल C8H11N में एक बेंजीन रिंग तो रहेगी। इसके अलावा बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं तो यहाँ पर 2 कार्बन एडिशनल में दे रखे हैं। तो वो 2 कार्बन हम कहाँ पे लगाएंगे, हम 2 कार्बन किसी भी तरीके से लगा करके उन दोनों कार्बन के साथ में हमको नाइट्रोजन अटैच करना है, NH2 अटैच करना है। हमें ये बात ध्यान रखना होगा कि जो NH2 अटैच करेंगे इसको हम डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने NH2 को डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे अटैच कर दिया, इस तरह का मैंने मॉलिक्यूल बना दिया, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन है एनिलीन बेस्ड कंपाउंड हो गया और इस मॉलिक्यूल को हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हम नहीं बना सकते। तो हमें ध्यान रखना है कि NH2 को डायरेक्टली बेंजीन पे अटैच नहीं करना है, बेंजीन के वाया कोई 2 कार्बन या फिर 1 कार्बन के साथ में NH2 को अटैच करेंगे। इस तरीके से हम कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कैसी स्ट्रक्चर बनती है देखते हैं। तो हमने पहले DU कैलकुलेट किया, 4 आया, 4 का मतलब बेंजीन है। तो स्ट्रक्चर कैसी बन सकती है, बेंजीन फिर 2 कार्बन NH2, बिल्कुल करेक्ट है। बेंजीन फिर 1 कार्बन NH2 और उस 1 कार्बन पे मिथाइल जोड़ दिया। बेंजीन 1 कार्बन NH2 और इस 1 कार्बन बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। अगर बेंजीन के ऑर्थो पे जोड़ दिया तो मेटा पे भी जुड़ेगा और पैरा पर भी NH2 जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में टोटल 5 आइसोमर बन सकते हैं इस मॉलिक्यूल के, जो कि 1 डिग्री होंगे और जो कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन विच विल बी आइसोटोनिक सेम टेम्परेचर, नंबर ऑफ पेयर्स सॉल्यूशन इज एंड आर। आपको कुछ पेयर्स गिवन है, ठीक है, उस पेयर्स के अंदर से आपको क्या बताना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। अच्छा, आइसोटोनिक इट मींस ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल विच प्रेजेंट इन पर यूनिट मास एंड और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ओनली सॉल्यूट पार्टिकल पे ही डिपेंड करती है, उनकी नेचर वगैरह किसी फैक्टर पे डिपेंड करती ही नहीं है। तो पार्टिकल के नंबर देख लो, जहां पर पार्टिकल के नंबर सेम मिलेंगे उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहे कोई भी हो वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। बात समझ पा रहे हैं? आइसोटोनिक के लिए बात कर रहे हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए बात कर रहा है। देखो कैसे, पहला वाला देखो 1m एक्वस NaCl, NaCl को आप H2O में डालेंगे ना तो Na + NCl- में डिवाइड हो जाएगा। तो जैसा कि 1 मोल पर लीटर है ना, तो वो 2 मोल पर लीटर की तरह बिहेव करेगा। मतलब 1 मोल आपने डाला है तो यहां से कितना बनेगा, 2 मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा पर लीटर के अंदर। अच्छा, यहां पर देखो 2m एक्वस यूरिया, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होता है जिसका एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन नहीं होता। तो 2 मोल है तो वो 2 मोल की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, ये तो बराबर हो गए, हाँ, तो ये आइसोटोनिक होगा। क्लियर है? अच्छा देखें, 1m एक्वस CaCl2 किस में टूटेगा, Ca+2 एंड 2Cl-,
मतलब 1 मोल जो है आपने CaCl2 लिया है तो वो 3 मोल्स ऑफ आयंस बनाएगा। किसके बनाएगा? 1 मोल्स बनाएगा Ca+2 के एंड 2 मोल्स बनाएगा Cl- के, तो टोटल 3 हो गए। अच्छा यहाँ पर KCl भी 2 में टूट जाएगा तो 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से तो यहाँ पे 3 मोल पर लीटर आयंस बनेंगे। ये भी आइसोटोनिक हो गया। ये भी कितने में डिसोसिएट होगा? एक तो बनेगा Al+3 और नेक्स्ट टाइप के जो आयंस बनेंगे वो बनेंगे 3Cl-। टोटल मिलाकर के 4 आयंस बन रहे हैं ना, मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 4 से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसी तरीके से यहां पर देखो ये कितने में डिसोसिएट होगा? 3 में डिसोसिएट होगा ना, 2Na+ एंड 1 बनेगा सल्फेट माइनस। तो यहां पर 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और ये भी आइसोटोनिक है। यहां पर देखो आप K+ एंड Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। अब आप देखो यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और ये 5 आ रहा है। ये 1 मोल लेंगे, 1 मोल पर लीटर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये कितने में डिसोसिएट हो जाएगा? 2Al+3 प्लस 3SO4-2, 2 और 3 टोटल मिला के कितना आ जाएगा? 5। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। ये भी आइसोटोनिक है, सारे आइसोटोनिक है। आंसर 4 जाना चाहिए। लिक्विड सॉल्यूशन का इजी क्वेश्चन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बात समझ रहे हो? आप चाहे तो इसको मॉडरेट मान सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको डिसोसिएशन आना चाहिए, वांटा फैक्टर आना चाहिए, तो आपने क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिया होगा। ठीक है, आंसर है आपके पास 4। सारे ही तो आंसर है, पेयर बना रख के दे रखे हैं ना, 4 जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास जो क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देखेंगे, द नंबर ऑफ कोलाइडल सिस्टम फॉर्म द फॉलोइंग वेयर वी लिक्विड इज डिस्पर्जन मीडियम। अच्छा, डिस्पर्जन मीडियम, DM की बात हो रही है, समझ रहे हो? डिस्पर्जन मीडियम जिसकी क्वांटिटी क्या होती है? हाई क्वांटिटी होती है, उसकी बात हो रही है। तो DM क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। डिस्पर्स फेज DP क्या होना चाहिए? लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो, इट मे बी पॉसिबल। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, जेम स्टोन, पैंट्स, स्मोक, चीज, मिल्क, हेयर क्रीम, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ये सारे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब आप खुद सोचो, इसमें से ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जहां पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में से डिस्पर्जन मीडियम क्या हो? लिक्विड हो। डिस्पर्जन मीडियम क्या होना चाहिए? लिक्विड। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अब आप देखें यहां पर, देखो क्या आंसर है इसका। एक तो पैंट है, मिल्क, हेयर क्रीम, फ्रॉट एंड सोप लेदर, ये इसके एग्जाम्पल है। ओवरऑल टोटल मिलाकर देखेंगे तो यहां पर 5 आंसर आएगा इसका। पैंट होता है, उसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? H2O। मिल्क जो होता है उसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? H2O। डिस्पर्स फेज क्या होती है? लिपिड होती है, उसके अंदर फैट वगैरह, ऑयल वगैरह होता है, नहीं होता? ठीक है। हेयर क्रीम है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है? लिक्विड है। और फ्रॉट जो बोलते हैं ना, झाग वगैरह, उसमें क्या होता है? ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है? जो झाग बनते हैं, कोई भी बनते हैं ना, फ्रॉट जिसको अपन बोलते हैं, तो वहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम क्या जाएगा? H2O। और साबुन के हो, कुछ भी हो, साबुन, सॉप, डिटर्जेंट वगैरह किसी के भी हो, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम क्या है? लिक्विड है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना गया? 5। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे स्क्रीन पे क्या है। इन एन आइस क्रिस्टल इज वाटर मोलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नेबरिंग मोलिक्यूल। आइस क्रिस्टल है ना, उस आइस क्रिस्टल के अंदर जो आपके पास एक वाटर मोलिक्यूल है, वो वाटर मोलिक्यूल कितने हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है? क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप अच्छे से समझेंगे तो आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, आपको समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा। क्रिस्टल ईच वाटर मोलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नेबरिंग मोलिक्यूल। देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर ये है। ये वाटर मोलिक्यूल मान लीजिए आप, ठीक है ना। कौन सा वाटर मोलिक्यूल है अपने पास? आप देखेंगे ये है वाटर मोलिक्यूल,
कितने अदर नेबर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, बताओ आप। 1, 2, 3 और 4। बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन एक बार और देख सकते हैं आप। इन एन आइस वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नेबर मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गई? तो कितने मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे आपका आंसर कितना जाना चाहिए, 6 जाना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन सा है, देखो मैं इसको रेड कलर से शो करता हूँ, ठीक है ना। रेड कलर आपको इजीली विजिबल हो जाएगा। एक हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्ड, थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, फोर्थ हाइड्रोजन बॉन्ड। आंसर क्या जाना चाहिए, 4। क्लियर है? ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को आप बॉन्डिंग के अंदर भी डाल सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप चाहे सॉलिड स्टेट के अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ठीक ठाक है और इसको मॉडरेट क्वेश्चन अपन मान सकते हैं। यदि आपने किया होगा, पहले पढ़ा होगा, तो आपने इजीली कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे जो है, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा। कुछ डाटा आपको गिवन है, ठीक है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 आपको गिवन है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट मींस ग्रेफाइट में आपको गिवन है इतना। हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H5OH भी आपको गिवन है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH आपको बताना है, किलो जूल पर मोल में इसका आंसर आपको देना है। देखो इसको कैसे करेंगे, आप देखें इसका सॉल्यूशन। आपको क्या गिवन है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन गिवन है, ठीक है ना। तो कार्बन सॉलिड के लिए, एक सॉलिड के लिए कितना गिवन है, इतना गिवन है भाई। तो आपने इस रिएक्शन को क्या कर दिया, फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्योंकि आपको निकालना क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। अच्छा C2H5OH बनाना था आपको, ठीक है ना। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आप इसको ऐसे बना लें, ठीक है। मतलब कैसे बनाएंगे, रुको, यहां पर है, इसको पहले हटाते हैं। यहां पर बीच में एक, यहां पर ये आएगा, ठीक है ना, एरो का साइन आएगा भाई, ठीक है ना। ये मिस हो गया होगा, एरो का साइन यहां पर लिख देता हूं मैं, C2H5OH। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मीन्स क्या होता है, रिएक्टेंट शुड बी इन रेफरेंस स्टेट। रेफरेंस स्टेट का मीन्स क्या होता है, रेफरेंस स्टेट मीन्स सिंपलेस्ट स्टेबल फॉर्म। अच्छा, कार्बन की सिंपलेस्ट स्टेबल फॉर्म ये हो जाएगी ग्रेफाइट, हाइड्रोजन की सिंपलेस्ट स्टेबल फॉर्म हो जाएगी H2। एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो उसकी सिंपलेस्ट स्टेबल फॉर्म हो जाएगी O2। तो यहाँ 1/2 कर दिया, क्योंकि मुझे एक ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। 2 से क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 कार्बन चाहिए और हाइड्रोजन टोटल मिला के कितने चाहिए, 6। इसीलिए मुझे यहाँ पर 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट है, तो पहली वाली रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड वाली रिएक्शन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको बैलेंस कर दिया, कंबशन करा के देख लिया, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आपको, जब मैंने इधर मल्टीप्लाई किया है ना 3 से, तो यहां पर एंथैल्पी चेंज जो दे रखा था वो 1 मोल के लिए दे रखा था, और यहां पर ये 8 नहीं आएगा, ठीक है ना। 241 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 2 मतलब 241 है ना। यहां पर इसका डाटा देखते हैं एक बार वापस, क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है, 241.8 गिवन है। समझ रहे हैं बात को, 241.8 है यहाँ पर। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये डाटा आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, H2 को, क्योंकि मुझे 3H2 की रिक्वायरमेंट थी। क्लियर है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H5OH मुझे ये दे रखा था, कंबशन की जो एंथैल्पी जो होगी हमेशा नेगेटिव होगी। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पर फाइनली जो रिएक्शन जो है मेरे पास 5th नंबर की रिएक्शन लेके आनी है। तो पहले वाली सही है, सेकंड वाली सही है, थर्ड वाली रिएक्शन को मेरे को अपोजिट करना पड़ेगा। थर्ड वाली रिएक्शन को जब मैंने अपोजिट करके देखा तो ये वाली रिएक्शन आ गई। यदि मैं यहां पर ऐड करूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाले को ऐड करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 मिल जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो इक्वेशन 5 इक्वल्स टू इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। एंथैल्पी चेंज देख लो, फर्स्ट के लिए कितना मिल रहा है,
787 किलो जूल। अच्छा, सेकंड के लिए कितना मिल रहा है? -725.4 किलो जूल। थर्ड के लिए कितना आएगा? एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपके पास नेगेटिव है, तो यहां पर इसको मैंने इन्वर्स कर दिया, तो यही वाली सेम वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। सबको ऐड कर दिया, सोल्व कर दिया, आंसर है। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर आपको देना है तो 278 आंसर है। थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मॉडरेट क्वेश्चन मान सकते हैं, वैसे इजी है, मॉडरेट आप इसको मान सकते हैं। मुझे लगता है आपने क्वेश्चन सही किया होगा। आपको क्या करना होता है? एंथैल्पी फॉर्मेशन, जो भी आपको फॉर्मेशन करना है ना, सिंपलेस्ट स्टेबल फॉर्म में रिएक्टेंट लेना है, जिसको आप रेफरेंस स्टेट बोलते हैं, उसको बना दो यार, ठीक है ना। उससे स्टेबल फॉर्म में, जो सिंपलेस्ट स्टेबल फॉर्म है, उससे आप प्रोडक्ट बना दो, C2H5OH बना दो, ठीक है ना। जो भी आपको इंफॉर्मेशन है उससे रिएक्शन लेके आ जाओ, सारी एंथैल्पी को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो स्क्रीन पे है, आप देखेंगे द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन आपको ये गिवन है, क्या गिवन है? PCl5 प्लस Cl2 से आपके पास सही PCl3 गिवन है इधर, ठीक है। PCl3 प्लस Cl2 से आपके पास क्या बन रहा है? PCl5 बन रहा है। समझ रहे हैं ना, जो आपकी 298 केल्विन पर गिवन है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये गिवन है, Cl2 की भी गिवन है और PCl5 की भी गिवन है। अब आपसे ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, फर्स्ट वाला इक्विलिब्रियम में कितनी गिवन थी भाई? 0.2 थी। PCl3 की, यहाँ PCl3 है यार, ठीक है ना। PCl3 प्लस Cl2 से क्या बन रहा है? PCl5 बन रहा है। कितनी गिवन है? 0.2 मोल। Cl2 की कितनी है? 0.1। PCl5 की कितनी है? 0.4। कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से? 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.1, सोल्व किया 20 आंसर आ गया। और वैसे आपको कैसी गिवन भी है, निकालने की जरूरत भी नहीं थी। अब क्या करें? इक्विलिब्रियम सेकंड आया तो यार कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि टेम्परेचर आपने यहाँ पे क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। अब ये क्या बोल रहा है? इफ 0.02 मोल ऑफ Cl2 इज एडेड, Cl2 का कितना मोल ऐड किया? 0.2 Cl2 का ऐड किया है, तो 0.1 तो पहले ही था, 0.2 और ऐड कर दिया, तो क्या होगा? होगा ये टोटल मिलाकर के ये मोल तो हो गए 0.3, लेकिन रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट बढ़ गए ना। तो यहां पर सपोज करो X, रिएक्टेंट X, इसके रिएक्शन करेंगे Cl2 के, तो PCl3 के भी रिएक्शन करेंगे। कितना? 0.2 माइनस X बचेंगे। अच्छा, इसके कितने बन जाएंगे? 0.4 प्लस X बन जाएंगे। अब क्या करो? Kc इक्वल्स टू, यहां पर आप देखेंगे 0.4 प्लस X की पावर 1 अपॉन 0.2 माइनस X की पावर 1, और यहां पर 0.3 माइनस X। सोल्व कर दो यार, X की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहां पर। इसकी कैलकुलेशन तो टफ थी, मैं मानता हूं इस बात को। इस क्वेश्चन को मैंने टफ कैटेगरी में डाला भी है। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, थोड़ी इसकी कैलकुलेशन टफ भी है। और कैलकुलेशन टफ करने के बाद में आप देखो इसका सॉल्यूशन भी हमने आपको बताया यहाँ पर, सेम उसी तरीके से जैसा आपको बताया पहले। देखो देखो, ये 20 आ गया, फर्स्ट वाली कंडीशन इक्विलिब्रियम फर्स्ट, इक्विलिब्रियम सेकंड, Kc यहां तक हम बता ही चुके थे। सोल्व करने पर आपके पास यदि एक्यूरेट कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे ना, हमने सोल्व किया है, आप भी सोल्व करना। सोल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 0.086 मिलता है x की वैल्यू। जब यहां पर आप PCl5 की जो सेकंड इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन देखेंगे तो 0.4 तो पहले से ही थी, तो उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ऐड किया तो आपके पास 48.6 मिल रहा है, 10 की पावर -2। मतलब आप देखेंगे तो ये आएगा 0.486। 10 की पावर -2 की फॉर्म में लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? यहां पर ये देखेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, ये नियरेस्ट इंटीजर में इसका आंसर क्या आना चाहिए? 49। आपको बता दें एनटीए ने इसका आंसर 48 दिया है।
अब उन्होंने किस बेस पर दिया है तो उनसे पूछेंगे, इसका ऑब्जेक्शन हमने किया है, देखते हैं क्या रिवर्ट आता है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों को यदि वो बोले कि हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं दिया तो बच्चे इस क्वेश्चन को वैसे भी नहीं कर पाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो भी डेसिमल के अंदर बनेगी, पॉइंट्स के अंदर बनेगी, ठीक है ना। तो हमने इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन किया है। यदि अपन एक्यूरेट कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर 49 आ रहा है, जबकि एनटीए ने आंसर क्या दिया है 48, ठीक है। Next question is this: the number of species having a square planar shape from the following is: XCF4 is a square planar, BRF4 minus is a square planar, CuNH3 4 twice square planar, and PtCl4 2 minus is a square planar. So these are the square planar complexes and compounds. So this will be the answer. Answer is 4. आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।